सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया और मैं हूं कहर इशरत। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। जो नए ईरानी सदर मसूद पेशकियान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए ईरान के दाल हुकूमत तेहरान में मौजूद थे, जिस पर हुकूमत की जानिब से, अब ये सुनिएगा कि हुकूमत की जानिब से कल यौम सोग सरकारी सतह पर मनाया गया, जबकि इस्माइल हानी की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल से इंतकाम लेने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक इस वक्त इख्तियार कर चुकी है। इसराइल की बढ़ती जा रही है दुनिया के आलमी अमन के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि अब मुस्लिम ममालिक, जी हाँ, मुस्लिम ममालिक का बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। साथ साथ अगर OIC की बात करें नाज़रीन, तो OIC का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और रूस और चीन इस सारे मामले में कशीदगी कम करने के लिए क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी। साथ साथ नाज़रीन, अब सूरत हाल ये भी है कि मुसलसल बढ़ती कीमतें, बिल्स में इजाफी टैक्सेस, IPPs के माहदों और इस वक्त आपको बताएं कि हुकूमती अखराजात कम करने समेत 10 मुतालबात पर अमल दरामद के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में हम सब जानते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से ये धरना दाखिल हो चुका है, जो कि 90 दिन में दाखिल हो गया है और अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी इस वक्त डटे हुए दिखाई देते हैं। क्या जमात इस्लामी अपने मुतालबात मनवा सकेगी? क्या हुकूमत बिजली सस्ती करेगी? क्या IPPs मुआहदों के मामले पर सियासत के बजाय, अब तक तो हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है, लेकिन कोई मौसर इकदाम होंगे या ये जमात इस्लामी का जो धरना है, जो माजी में हमने तमाम तर धरने देखे हैं, वो उसी किस्म का एक धरना साबित होगा जो कि बेसूद रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं जमात इस्लामी का धरना मौजूदा हुकूमत पर कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सियासी जमातों के बजाय अब फौज से मुज़ाकरात करने का कहा है। अब ये सुनिएगा, फौज से मुज़ाकरात करने का इस वक्त बानी PTI कहते दिखाई देते हैं। साथ साथ ये वही बानी है जो कि रियासती इदारों पर इल्ज़ामात की सियासत करते हुए हमें अब तक दिखाई दे रहा है। अब तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले हमास की सूरत हाल, साथ साथ और क्या कुछ हुआ। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया 31 जुलाई को ईरानी दाल हुकूमत तेहरान में होने वाले इसराइली हमले में शहीद हो गए। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। जमील अहमद खान साहब, बताइएगा कि इस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल से इंतकाम लेने का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? साथ साथ अब क्या कुछ होने जा रहा है, इस वक्त खित्ते में क्या असरात होंगे? जी, ज़ाहिर है एक लफ्ज़ में अगर इसको बयान किया जाए तो उसको कहेंगे अनसर्टेनिटी और जो बड़े गहरे किस्म के काली घटाएं छा रही हैं, तपिश बढ़ रही है, जंग के असरात बढ़ रहे हैं, ममालिक का बीच में शामिल होना बढ़ रहा है। एक चीज़ जो इसमें है, आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि मुस्लिम ममालिक जो कि ज़्यादातर OIC के झंडे तले हैं, 57 ममालिक, वो वही करेंगे जो इससे पहले करते आए हैं, यानी कि उनके रविश में वही एक हल्का फुल्का सा रेजोल्यूशन या उससे थोड़ा सा और तेज़ व तंद रेजोल्यूशन शायद इस दफ़ा कर लें। लेकिन जिस नोयत के इस वक्त सूरत हाल खित्ते में है, मैं आ जाता हूँ कि रूस का क्या हो सकता है और चाइना क्या कर सकता है, लेकिन पहले अपने खित्ते में अपने मुल्कों की बात कर लें जो हमारे पड़ोसी और जो हमारे कंट्रीज के ममालिक हैं। तो हो मंजरनामा ये नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि खित्ते में जो सूरत हाल अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि पनपती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ जो OIC का प्लेटफॉर्म है वो अब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और अब बहुत सारे यकीनी तौर पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अब वो सवालात क्या हैं? अब यकीनी तौर पे ये वही सवालात हैं जो इस वक्त कहा जा रहा है कि इस्लामी ममालिक, जी हाँ, जो इस्लामी ममालिक है, अब अहम हो गया है कि इस्लामी ममालिक OIC के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि रूस का और चीन का इस वक्त जो किरदार है वो क्या होना चाहिए। साथ साथ हम जानते हैं नाज़रीन कि हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में
कातिलाना हमले में तो शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। जी हाँ, दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल तो देखा जा ही रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक का इस पर क्या किरदार होना, ये एक अहम सवाल है जिस पे हम अपनी डिस्कशन भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी इसराइल से इस वक्त हमला करने का और इसराइल से इंतकाम लेने का बाज़ाब्ता तौर पर अब वाज़ेह ऐलान कर दिया है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तशवीशनाक अब क्यों है नाज़रीन, अब सुनिएगा। तशवीशनाक यूँ भी है क्योंकि ना सिर्फ खत्ते में बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मनफी असरात पड़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इस पर बात होगी और क्या कुछ वो असरात हो सकते हैं और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उस पर क्या किरदार अपना अदा करेंगे। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका की इसराइल को पूरे हिमायत हासिल है, अमेरिका की भरपूर हिमायत। इस पे तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और नाज़रीन, इस वक्त इस्माइल हानिया की शहादत के बाद अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है, मानो को किसी ने हवा दे दी है। लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल पे जमील अहमद खान साहब क्या समझते हैं? कहा जा रहा है कि रूस का और जो चीन का किरदार है वो बड़ा अहम हो सकता है, क्या समझते हैं? चीन का किरदार डिप्लोमेटिक तो हो सकता है इस मामले में, या खामोश किरदार हो सकता है, या पसे पर्दा किरदार हो सकता है, क्योंकि ये अमेरिका को भी पता है और रूस को भी पता है और चाइना को भी पता है कि उनकी डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्वमेंट का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, जंग अजीम 3, जो कि पूरी दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती, ना ही इसके कोई चांसेस हैं। लिहाजा ये बैकग्राउंड में रह के बिल्कुल मदद करेंगे जब चेजा के कोई उनके अपने डायरेक्ट किसी इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं हो जाए। तो उस लिहाज से उनकी तो बात छोड़ते हैं, हम पहले अब आ जाते हैं। सुप्रीम लीडर ने जो बात की है, उन्होंने पहले भी इसी किस्म की बात की थी जब कासिम सुलेमानी पर अटैक हुआ था। इन्होंने बदला लिया था अमेरिकन बेस पर हमला करके इराक में, अरबील में, और अब जब दोबारा उनके काउंसलेट पर हमला हुआ तो इसी तरह की बात की थी सुप्रीम कमांडर ने ईरान की, और उन्होंने उसका बदला लिया था। 300 मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया था इजराइल पर, पहली मर्तबा अपनी सरजमीन से इजराइल की सरजमीन पर। अब की मर्तबा उन्होंने उससे ज्यादा सख्त बयान दिया है सुप्रीम लीडर ने। इसका मतलब ये हुआ कि अब की मर्तबा जो भी हमला होगा वो पहले से ज्यादा होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से टाइम गुजर रहा है 31 के बाद से, यानी कि इस्माइल हानिया साहब की शहादत के बाद से, उस तरीके से डिप्लोमेटिक वर्क बड़ी तेजी से हो रहा है। अमेरिका ने अपने तमाम जितने भी उनके जराए हैं और ताल्लुकात हैं पूरे खित्ते में, उन तमाम ममालिक से रब्ता करके अमेरिका ये कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को राजी करे कि बेशक हमला करे। पहले भी ऐसे ही किया था, और उस तरीके से किसी तलवीब पर हमला न करे या किसी बड़ी इंस्टॉलेशन पे हमला न करे, ताकि वो बदला भी पूरा हो जाए। और इसराइल को फिर देखें कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि काउंटर अटैक पहले की तरह, जिस तरह के उनके काउंसलेट पर हमला हुआ था 18 अप्रैल के बाद, तो उस तरह का दोबारा जवाब मिलेगा। ये सारा दारो मदार है। अगले चंद दिन, 2-3 दिन के अंदर ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि बरियल कल हुआ है इस्माइल हानिया का, और उसके बाद इस दफा एक नई जो इसमें जाविया आ गया है, एक नया एंगल आ गया है, एक नई शिद्दत और तपिश आ गई है। वो ये है कि तुर्की के प्रेसिडेंट ने, उर्दगान साहब ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। इससे पहले कभी तुर्की ने ऐसी धमकी इजराइल को नहीं दी है, बल्कि किसी और मुल्क ने भी नहीं दी है, कि हम अपनी फौजें भेज देंगे अगर जरूरत पड़ी इजराइल में। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है और पब्लिक धमकी है, और इससे पीछे हटना तुर्की के प्रेसिडेंट के लिए भी मुश्किल है। इन तमाम का मजमूई तौर पर अगर जायजा लिया जाए, तज्जिया किया जाए, तो आपने जो इंट्रो में बात की है वो उसी के मुताबिक इस खित्ते में भूचाल से मचा हुआ है। किसी को हर इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये नौयत कहाँ तक जाएगी। अमेरिका तकरीबन 12 बहरी बेड़े अपने लगा चुका, 4000 मरीन और भेज रहा है, बारूद और बमों का वहाँ सप्लाई जिस तरह पहले जारी था उससे ज्यादा कर दिया गया है। और अमेरिका का मकसद ये है कि एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी में
अपने बहरी बेड़े लगा के उधर से दबोचा जाए, लबनान की तरफ से हिजबुल्ला और गाजा की तरफ हिजबुल्ला को और गाजा को हमास को, और दूसरी तरफ से गल्फ कंट्रीज में अपने बहरी बेड़े लगा के और गल्फ कंट्री में जो अमेरिका के बेसेस हैं उसके जरिए ईरान को ये बावर कराए कि अगर हमला किया तो फिर आप पर भी अमेरिका मिलकर हमला करेगा, इजराइल के अमेरिका साथ। मिलकर तो हमला करेगा। लेकिन जमील अहमद साहब, अभी आपने तुर्की का जिक्र किया, सही है, लेकिन इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद जो कशीदगी है वो एक बहुत ज़्यादा शिद्दत तो इख्तियार कर गई है, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता दिखाई देता है कि क्या पाकिस्तान के इस खत्ते पे, इसकी सरजमीन पे कोई ऐसे मुस्बत या फिर मनफी असरात देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुल के बोल रहा है कि वो इसराइल की मुकम्मल हिमायत में खड़ा है, जो इसराइल करेगा उसका पूरा एक दूसरा हाथ के तौर पर अमेरिका उसकी मदद फराहम करेगा। ने तो अजल से मदद फराहम की है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की पूरा निज़ाम हुकूमत का और सियासत का जकड़ा हुआ है इजरायली लॉबी के जरिए। उस पर चाहे आप कहेंगी तो बाद में मैं तबसरा करूंगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनकी मईशत पहले ही बड़ी दीगरगू है, मखदूश है, उनके लिए जैसे यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया में मईशत का मसला पड़ गया था, उसके बाद इसी तरीके से अगर ये खिते में हुआ तो न सिर्फ मईशत बल्कि हमारे लिए तो पड़ोसी मुल्क है, जो अगर खुदा न खास्ता हमला ईरान पर हुआ और ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करने का पहले भी इरादा था इजराइल का, और अब तो वो अपना सीना फुला के आया है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर अभी जो तकरीर करके आया है अमेरिका में उनके ज्वाइंट सेशन कांग्रेस में, उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या प्लेजेस, क्या क्या वायदे लेके आया है कि वो अमेरिका के साथ मिलके जो इशारे मिल रहे हैं, जिस तरफ फौजी कुमक पहुंच रही है इस पूरे इलाके में और इजराइल की मदद के लिए, तो महसूस ये होता है कि इजराइल की वो ख्वाहिश, वो कोशिश, वो काविश जो इजराइल बरसा बरस से कर रहा था कि अमेरिका को रगेत ले, खींच ले जब मशरिक़ वस्ता में ईरान पर हमला करने के लिए, वो उसके बहुत नज़दीक पहुंच गया है। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि ऐसा ना हो। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जैसा मुल्क और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बड़े ही मुश्किल में आ जाएगा मईशत के लिहाज से और अपने वैसे भी माशी लिहाज से भी यकीनी तौर पे कोई मुस्बत खबर नहीं होगी, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल आगे डेवलप होती है। अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मनम जफर अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम अब आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी से मनम जफर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनम जफर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, जमात इस्लामी बज़ाहिर दिख रहा है कि डटी हुई है, हुकूमती इत्तेहाद के सामने डट कर खड़ी हुई है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और अवामी रिलीफ की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त IPP का मामला, मनम जफर साहब, इस वक्त सियासत तो भरपूर हो रही है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत इकदाम IPP के माहदे पर, IPP के मामले पर नहीं किए जाते, साथ साथ आपके जो 10 मुतालबात हैं उस पर नहीं होता, तो आपके आगे का क्या लाहेमल है जमात इस्लामी का? देखिए, पूरे संजीदगी के साथ अवाम मुकदमा लड़ रहे हैं। हम पिंडी में भी पिछले 9 दिन से धरना दिए बैठे हैं और कराची में हमने आज धरने का आगाज़ किया है। ये IPP का मसला आज का नहीं है। कराची के अंदर तो हम के इलेक्ट्रिक की सूरत में जालमाना लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और महंगी बिजली देने पर कराची के लोगों को मजबूर बना दिया गया है। ये कराची है कि जहां 18 घंटे लाइट नहीं होती और बिल पूरे दे दिए जाते हैं। गोया लाइट आप आधी दीजिए, बिजली आधी दीजिए और बिल पूरे दीजिए। अब ये जालमाना निज़ाम चाहे IPP की सूरत में हो, चाहे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की माफिया की सूरत में हो, अवाम इस जालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जालमाना बिजली की बिलिंग के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं और परेशान हैं इस पूरी कैफियत से। यही वजह है कि लोगों के दिलों की आवाज़ ये धरना है। ये हक दो अवाम तहरीक है जिसको लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पिंडी के अंदर धरना दिए बैठे हैं। और आज हमने इन्हीं इशूज़ के हवाले से, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला सैलरीड क्लास का भी है कि जिनके ऊपर इतने टैक्सेस लाद दिए गए हैं कि आज लोग इस बात की दुआ कर रहे हैं कि उनके इंक्रीमेंट ना लगें। पहले लोग ये कहते थे कि इंक्रीमेंट लगेगा
उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा होगा। इंक्रीमेंट लगना खुशी की अलामत थी, लेकिन आज लोग दुआएं कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट ना लगे। इंक्रीमेंट लगने के नतीजे में जो पहले से तनख्वाह थी उससे भी ज़्यादा जो है वो टैक्सेस की सूरत में मिना हो जाता है। लिहाजा इन सारे इशूज़ के हवाले से जो ताजरों के मसाइल भी हैं, जो इंडस्ट्री के मसाइल भी हैं, हुकूमत ने एक जुल्म और किया है कि कराची ताजिर दोस्त टैक्स आयद कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, वो ताजिर दोस्त जो है वो टैक्स दरअसल ताजिर दुश्मन टैक्स है। कराची के अंदर ताजिर बरादरी जो पूरे पाकिस्तान के टैक्स का 50% से ज़ायद देती है, परेशान है। कल भी एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, 5 अगस्त को भी कारोबारी बरादरी ने, ताजरों ने, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, सब ने एहतजाज रखा हुआ है और इस जालमाना टैक्स के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जिसके अंदर हर दुकानदार 5,000 रुपये से 60,000 रुपये माहाना देने पर मजबूर होगा। अब आप मुझे बताइए, लोग क्या खाएं, क्या कमाएं, किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं? इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसके नतीजे के अंदर खुदकुशियाँ हो रही हैं, इसके नतीजे के अंदर भाई भाई को मार रहा है, इसके नतीजे के अंदर बाप अपने बच्चों को नहर में फेंक रहा है। यकीनी तौर पे मानम जफर साहब, मुश्किलात तो हैं ही, हम वाज़े तौर पर ये देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस पे भी ये वाज़े कीजिएगा, इस पे क्लैरिटी दीजिएगा कि लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना भरपूर जारी है और डटकर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान खड़े भी हैं, ऐलानात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वाज़े तौर पे अगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से आप समझते हैं कि जो भी आपके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते या वो जवाब नहीं दिया जाता जो आपका मुतालबा है, तो आगे का क्या लाहे अमल है? क्या कुछ ये जो धरना है इसका दायरा कार क्या वसी होगा? क्या आप लोगों ने सोचा हुआ? देखें, हमारे मुतालबात अवाम के मुतालबात हैं। हम के जेन्युइन इशूज़ पर जो हर घर का मसला है, बिजली का मसला हर घर का मसला है, महंगी बिजली का मसला हर घर का मसला है, इसी तरह बच्चों की स्टेशनरी पे जो टैक्स लगा दिया गया है वो हर घर का मसला है, बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया गया हर घर का मसला है। हम तो आवाम की लेकर चौक पर, चौराहे पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये हुकूमत अगर संजीदा होती तो अपने शाना खर्चात कम करती। ये हुकूमत अगर संजीदा थी तो नहीं, तो मनम जफर साहब, इस एहतजाज का दायरा कार फिर हम समझे, हम ये अर्ज करें कि मुल्क भर में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है जमात इस्लामी के? जी नहीं, दिखाई नहीं दे रहा बल्कि फैल चुका है। आप देखिए, कराची के अंदर हम अमीर जमात इस्लामी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमने आज कराची में धरने का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ये दायरा वसी होगा। अगर हुकूमत ने अपना वतीरा नहीं बदला, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दी, तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के पहले मरहले पूरे मुल्क के सूबाई दारुल हुकूमतों में एहतजाज का दायरा वसी होगा। और फिर भी अगर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी तो ये आवाम का धारा, आवाम इंशाअल्लाह हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा और ये हुकूमत हटाओ तहरीक में भी बदल सकता है। अच्छा, हुकूमत हटाओ तहरीक में भी बदल सकता है, ये बड़ी बात है। लेकिन मनम जफर साहब, हम देख रहे हैं कि अता तारड़ हो या फिर हुकूमती इत्तेहाद हो, भरपूर कोशिशें तो कर रहे हैं कि जमात इस्लामी से जो मुतालबात हैं उनके मान लिए जाएं, इत्तेहाद कर लिया जाए, उनकी ये जो दायरा कार है, आपका जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो कमी कहाँ है? क्या बात है जो कि आपकी उनको नहीं समझ आ रही है, मौजूदा हुकूमत नहीं मान रही है? जी मनम समझ सब कुछ आ रहा है लेकिन करना नहीं चाहते, अपनी खर्चियाँ कम नहीं करना चाहते, अपने शाहाना अखराजात कम नहीं करना चाहते, अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो 1300 सीसी की गाड़ियाँ उस पर सफ़र करने में इनको क्या परेशानी है? इनको क्या परेशानी है कि अपने जो पेट्रोल की मराहत हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ? इनको क्या परेशानी है कि बिजली जो इनको फ्री दी जाती है वो ख़त्म कर दी जाए? इनको क्या परेशानी है कि अगर वो IPPs जो 10% से भी कम पर चल रहे हैं उनके साथ मुआहिदों को, अस्तर-ए-नौ मुआहिदों को देखा जाए? इनको क्या परेशानी है कि वो IPPs के जो 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं लेकिन 1 यूनिट बिजली नहीं जनरेट कर रहे, उनके साथ मुआहिदों को ख़त्म कर दिया जाए? दरअसल अगर हुकूमत संजीदा होगी मुज़ाकरात के अंदर तो ये बैठेंगे, संजीदा नुकात पे बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर बहाना बनाने के बाद ये कल नहीं आए। आज में रेल में नहीं है लेकिन कल इन्होंने मुज़ाकरात कल नहीं हो सके, 2 दौर हुए हैं। हम मुंतज़िर हैं, हम यहाँ बैठे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। ये हमारा ज़ाती मसला नहीं है, ये आवाम का मसला है और आवाम के मसले को हुकूमत संजीदा लेना पड़ेगा।
अवाम के मसले को संजीदा लेना होगा। लेकिन मनम ज़फ़र साहब, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, हुकूमती इत्तेहाद में भी, कि ये जो धरना है जो जमात इस्लामी इस वक्त दिए बैठी है और जो मुतालबात किए जा रहे हैं हुकूमत से, ये धरना माजी के धरनों की तरह उसी तरह ख़त्म हो जाएगा, हम इसको डिफ्यूज़ कर लेंगे और कोई इस धरने का फ़ायदा नहीं होगा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये जमात इस्लामी है, हम अपनी ज़ात के लिए कुछ लेने नहीं आए। हमने कराची में 29 दिन का धरना दिया, हमने शहर के बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए उस वक्त की सूबाई हुकूमत को मजबूर कर दिया। हमने उनका पीछा किया, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, चौथी मरतबा उनको इंतखाबात कराना पड़े। हमने बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ हम सड़कों पर मौजूद रहे, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए, इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचाने के लिए हम मौजूद रहे। लिहाजा इस्लामी को संजीदा लिया जाए। जमात इस्लामी आवाम के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह इन सारे नाम निहाद इत्यादियों को जो फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे सरों पर मुसल्लत कर गए हैं, जिनको आवाम ने वोट भी नहीं दिए, ये 2-2 और 3-3 हज़ार वोट लेकर आए हैं और हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। और इन्हीं लोगों ने इस बजट को मंजूर किया है जिसके आवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं है। यहाँ आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया गया है, यहाँ आवाम को भारी टैक्सेस की शक्ल के अंदर उनके ऊपर पीस कर रख दिया गया है। लिहाजा इसको संजीदा लीजिए, वरना ये हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है, लेकिन 2 अदवार तो मनम ज़फ़र साहब मुकम्मल हो ही चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद से आपके, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है, अभी जो हुकूमत की पोजीशन है वो हुकूमत खुद को इस्टेब्लिश कर रही है, साथ साथ हुकूमत को एक धरने का सामना हो चुका है, साथ साथ वो जमात इस्लामी का धरना है, जमात इस्लामी का धरने को कहा जा रहा है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि बेमकसद है, जो मुतालबात हैं हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार हैं, तो आप अब इस पे क्या आगे का लाहे-अमल इख्तियार करेंगे अगर ये सिलसिला, ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहती है दोनों जानिब से? देखिए ये MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 16 साल से बरसर इक़्तिदार है। इस वक्त सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी से हैं आसिफ अली जरदारी साहब, 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी के हैं। MQM हमेशा की मुफाद के लिए, लूट खसोट के लिए वो इत्तेहाद के अंदर मौजूद है। ये बार बार ब्लैकमेलिंग के लिए ये तो कहते हैं कि हम इत्तेहाद, हमारे बगैर इत्तेहाद नहीं चल सकता, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया है। आप मुझे बताइए, अगर आप संजीदा हैं आइए धरने के अंदर आइए, बैठिए, हमारी 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है, उसके साथ मुज़ाकरात कीजिए। हमें यहाँ बैठने का शौक़ नहीं है। जिस दिन हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे, लेकिन हम ये बात वाज़ेह कर दें, आपकी कोई ड्रामेबाजी चलेगी। आपने माजी के अंदर भी धोखे दिए हैं। जब तक तहरीरी मुआहिदा नहीं होगा, जब तक यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी, हम इंशाअल्लाह धरना देकर बैठे रहेंगे। अच्छा मनम ज़फ़र साहब, इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है जैसे आपने भी कहा कि ये हुकूमत हटाओ तहरीक में भी तब्दील हो सकता है, तो ये जमात इस्लामी का मुतालबा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ भी यही कुछ मुतालबात करती हुई दिखाई देती है कि हुकूमत का वक्त अब ख़त्म होने वाला है, मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो क्या कोई जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखिए हम तो सड़कों पर मौजूद हैं, जरा आपने कहा हम धरने दे रहे हैं। हमने पिंडी में धरने का आगाज़ किया, आज उसका 9वां रोज़ है। हमने कराची में धरने का आगाज़ कर दिया है। हम इसको पूरे मुल्क में फैलाने जा रहे हैं। अगर कोई संजीदा है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हमारे साथ आएँ, चलें। कल भी PTI के कुछ रहनुमा आए, उन्होंने तकरीर की, वेलकम करते हैं। जो भी मुतालबात में हमारे साथ खड़ा है, हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पे आपके मुतालबात अगर एक ही होते हैं और अगर साथ चलने का इरादा रखती है, तो फिर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार है? जी मनम ज़फ़र, देखें जमात इस्लामी सड़कों पर मौजूद है, हमने तहरीक शुरू कर दी है। अब जी अगर किसी को चलना है हमारे साथ, हम वेलकम करेंगे। सही, जमात इस्लामी लेकिन हम किसी इत्तेहाद का
हिस्सा किसी ना इत्तेहाद भी से हैं, जमात इस्लामी ना हिस्सा बनने जा नहीं रहे हैं। बनेगी, ना बनने जा रही है। लेकिन अगर मुतालबात एक ही हो तो जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार है। इस तमाम सूरत जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। और नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त बानी पीटीआई काफ़ी ज़्यादा बयानात देते हुए दिखाई देते हैं। तमाम सूरत हाल पे हुमायूं मोहम्मद से बात करेंगे। मोहम्मद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्या कहिएगा, इस वक्त एक तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई इदारों पर तो बात करते हैं लेकिन अब फौज से बात करने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। ख्वाहिश जारी कर दी है बानी पीटीआई ने, तो लेकिन इसमें तजाद है मोहम्मद साहब, इसमें तजाद ये है कि कहा जा रहा है, एक बात हो रही है कि इदारों को बदनाम करती है एक जानिब पीटीआई, फिर अब फौज से बात करने की ख्वाहिशमंद है, जबकि फौज ने वाजे कर दिया कि सियासी बात फौज नहीं करेगी। तो अब क्या चाहती है तहरीक इंसाफ, क्या आगे का लाहेअमल है आपका, और इस पर क्लैरिटी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये समझती थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोगों ने कोई चीज़ एक्चुअली ठीक करनी है तो हमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स हैं या जिनका सबसे ज़्यादा होल्ड है ऑन सिस्टम, हमें उनसे बात करके उनको कहना पड़ेगा कि जी ये मुल्क अगर चलेगा, प्रॉपर तरीके से चलेगा, तो उसके लिए हम सबको आइन के दायरे के अंदर होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सारे लोग, एवरीबडी। दैट मीन्स पॉलिटिशियंस भी, दैट मीन्स जुडिशरी भी, दैट मीन्स इदारे भी, दैट मीन्स हर एक का आइन के तहत चलेगा। ठीक है, आइन वो कि जिसमें आर्टिकल 220 की वायलेशन न हो, आइन वो जिसमें आर्टिकल 48 की वायलेशन न हो, आइन वो जिसमें आर्टिकल 60 की वायलेशन ना हो, आइन वो जिसमें आर्टिकल 224(2) की वायलेशन ना हो, आइन वो जिसमें आर्टिकल 51 की वायलेशन ना हो, आइन वो कि जिसमें किसी लॉ की वायलेशन ना हो, आइन वो कि जिसके अंदर कोई बायस्ड हो के किसी फैसले का गलत मतलब निकाल के गलत डिसीजन लेते हुए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को साइड लाइन करने की कोशिश ना करे, आइन वो कि जिसमें अगर कोई जज हो उसके ऊपर कोई शख्स एतराज़ करे कि मुझे आपके ऊपर एतबार नहीं है या मैं नहीं समझता कि आप मेरे साथ जस्टिस कर पाएंगे, तो वो जज अपने आप को उस डिसीजन से रिक्यूज कर ले। आइन वो हम लोग किसी एक शख्स के लिए लॉज बनाने की कोशिश ना करें, आइन वो कि जिसके अंदर अगर करप्शन के ऊपर केसेस हो तो हम उसके अंदर नैब एक्ट के अंदर तरामीम करके सेक्शन 4 ना डालें कि जो भी गलत लिहाज से डिसीजन लिए गए थे वो चीज़ें चेंज या उसको वो ना की जाए। अब बात आ जाती है इसमें हम बात क्या करना चाहते हैं। हम उनसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि मैं मिसाल देता हूँ, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी मिसाल उस लाश की तरह है जो अभी बदबू देना शुरू कर दी है जिसने, और उसको कंधा दिए रखे हुए है बाज लोगों ने। हम उन लोगों को कह रहे हैं कि देखें, मैं अब मिसाल देता हूँ, फर्ज करें एक पुलिस वाला है, वो एक इदारा है, पुलिस वाला है, वो आपको पता है सिंध में और मुख्तलिफ जगहों में, पंजाब में भी बाज़ दफ़ा या किसी भी शहर में, केपी में भी हो सकता है, वो बाज़ दफ़ा हमारे जो पुलिस वाले होते हैं या कोई इदारा फॉर दैट मैटर, एनीवन, ठीक है, इट कुड बी FIA, इट कुड बी एनीवन, वो किसी चोर के साथ मिल के उसमें मुलव्वस हो जाते हैं। अब अगर आप या मैं उसको कहते हैं कि यार तुम इस चोर के साथ तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताएं, हम उसको बदनाम कर रहे हैं या हम उसकी इस्लाह के लिए उसको कह रहे हैं कि यार ऐसे काम में मत मुदाखलत दो जिसमें तुम्हारे ऊपर गलत नाम आता है। हम उसकी इस्लाह करते हैं। अगर वो पुलिस वाला या वो पुलिस के वो सिपाही, जैसे हमने देखे हुए हैं बाज लोग या वो लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं, अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि नहीं आप हमें जो कह रहे हो कि हम चोर का साथ दे रहे हैं तो आप हमारे ऊपर बदनामी हमारे कर रहे हो, तो वो गलत होगा, वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन होगी। तो इस्लाह करने की नीयत से अगर किसी को बताना कि मेरे भाई ये लाश है, इसको छोड़ दो, इसको सहारा मत दो क्योंकि इसकी बदबू
लहू से सारे लोग तंग आए हुए हैं, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग कह रहे हैं कि आप क्यों इसको सहारा दे रहे हो, तो इसको कर दो। तो अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम आपकी तौहीन कर रहे हैं, हम आपको उस चीज से हटा रहे हैं कि जिससे आपकी तौहीन हो रही है। क्यों? हमारे लिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट हो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका आपकी वजह से है। इस मुल्क के हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के लोगों के दिलों में आपके लिए कोई और चीज आए। हम चाहते हैं कि आपका जैसे किसी जमाने में एक रुतबा होता था, जैसे किसी जमाने में लोग आपको देखकर खुद ब खुद सलाम करते थे, जैसे आपके लिए हर एक बंदा उठ खड़ा होता था, हम चाहते हैं कि आपका उससे ज्यादा ऊंचा मकाम हो। क्यों? हमसे ज्यादा जरूरी आप इस मुल्क के लिए हो। लेकिन इस मुल्क में हमने भी ये देखा हुआ है, पिछले 75 सालों में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं, माजी में हुए हैं, और बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें आज बहुत सारी चीज़ें गलत होती हुई नज़र आई हैं माजी में। तो बजाय इसके कि हम माजी में जो गलत काम किया और हर दफ़ा जाके कहे कि माजी में ये हुआ है, वाई नॉट टू करेक्ट इट, कि हम अपने आप को आज इस्लाह करके फ्यूचर में कम से कम जो हमारी औलादें, जो उनकी औलादें, वो ये तो कहें कि 2024 के बाद इस मुल्क में उस 2024 में जो लीडरशिप थी, चाहे वो उन इदारों की थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स थी। सही मोहम्मद साहब, ठीक है, लेकिन अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में तो हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी भी जारी है, तो इस पर क्या कहिएगा? अगर ये बाकायदा तौर पर वाकई ये इकदाम हुकूमत की जानिब से उठा लिया जाता है तो पीटीआई की इस पर क्या तैयारी है? देखिए, इस तरह है कि अगर एक चोर है, उससे आप एक चोरी हुआ माल, फर्ज करें मैंने ये फ़ोन आपसे चोरी किया है और मेरे यहाँ से बरामद हो गया है, इसका EMI नंबर आपने निकाला, IMI नंबर जो भी होता है वो निकाला, आपने पता चला कि ये तो आपके साथ रजिस्टर्ड था। अब मैं ये कर देता हूँ, मैं आपके ऊपर FIR कटवा लूँ और सब कुछ कर लूँ, तो एंड में क्या होगा? कोर्ट क्या कहेगा? जब आप उसको प्रूफ देंगे कि ये ऐसे हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा? हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसे भी हमने देखा है कि कोर्ट डिसीजन दे देता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? गलत डिसीजन दिया था। क्यों गलत डिसीजन दिया था? क्योंकि उसके अंदर एक जज को डाला गया था इस वजह से कि यार आपने ये करना है, और वो क्या था? वो एडहॉक जज था। तो जब हम इस तरह के डिसीजन करके हमने गलत डिसीजन दिलवाने तो वो और बात है। अदरवाइज अगर ये लोग चाहते हैं कि हमें वो कर लें, तो करके क्या कर लेंगे? दो सूरतें होंगी। सबसे पहले तो इनको प्रूफ करना होगा कि हम लोग हैं, और ये होते कौन है कि जो वो करें। ये मुल्क जो 25 करोड़ अवाम का है, आप उनसे पूछे कि यार कौन तुम्हारे साथ है। आप उनसे पूछे कि 1980 से पहला कि जो गरीब आदमी था वो गरीब था लेकिन खुशहाल था, खुश था, मतलब खुशहाली इन अ वे वो खुश था। आज का जो गरीब है, आज का गरीब खुश नहीं है, आज का गरीब खुशहाल नहीं है, और उसकी वजह क्या है? 1980 से लेके 2017 तक 2017 तक जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, जो कि चाइना से ज्यादा मालदार था, जो कि इंडिया से ज्यादा मालदार था, जिसकी एयरलाइन पूरी दुनिया में मोहम्मद साहब, देखिए सवाल मेरा भी बरकरार है, सवाल मेरा भी वहीं खड़ा है कि तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है? अगर हुकूमती इत्तेहाद इस पर पाबंदी लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है तो तहरीक इंसाफ ने क्या करना है? प्रोसीजर है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 212 इलेक्शन एक्ट के लिए, उसमें लिहाज से वो दो काम करेंगे। उसमें सबसे पहले कैबिनेट, जो कि वो मुर्दा लाश की मैं मिसाल दे रहा हूं, वो एक डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक जिंदा जीती जागती वो है, उसको कहेंगे कि जी ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो भेज देंगे ये सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जज, दो जज नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली उनका फुल बेंच बैठेगा। उसके ऊपर डिसीजन होगा कि भाई क्या वाकई ये, इन्होंने वो सारे शवाहिद दिखाने होंगे कि जिसमें ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए नहीं है। और अगर फॉर वट एवर रीजन इन्होंने सब करा भी दिया, तो क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय तहरीक इंसाफ पाकिस्तान आ जाएगा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के बाद आ जाएंगे। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2, मैं ये समझता हूं उस चीज में पीपल्स पार्टी इनका बिल्कुल साथ नहीं देगी। मैं समझता हूं उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े मुखालिफ जो हैं, इत्तेहादी साथ नहीं देंगे हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने में, नहीं देंगे। वो इनकी वो ऑलरेडी इनसे तंग आए हुए हैं। आज आपने नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी? उन्होंने कहा है कि अगर ये कहते हैं कि आइन मेल्ट डाउन हो रहा है तो इसकी वजह आप लोगों की नाकिस कारकर्दगी है।
आप लोग असेंबलीज डिसॉल्व करें और इलेक्शंस का अनाउंस करें। उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा, इनके साथ वालों ने कहा हुआ है। और ये सारी चीजें, अच्छा वो सारे लोग अब इनसे तंग हैं, हर एक इनसे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन दे ऑल नीड अ फेस सेविंग। उनको फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो एक मशवरा दे रहे हैं कि यार आओ मिल के बात कर लेते हैं। बात हमने क्या करनी है कि हम इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कैसे करवा सकते हैं, हमारा मैंडेट जो हुआ है उसको सही तरीके से हमें वापस करो। किस तरीके से वापस करो, ये नहीं इनसे लेकर वापस करो, नहीं, आप ट्रिब्यूनल में उनको खुलवाओ, ट्रिब्यूनल वाले फैसले करें, जज फैसला करे कि हाँ ये तरीके इंसाफ का था, फॉर्म 45 के तहत करे। आपने देखा पटन वालों ने क्या कहा, पटन वालों कहे कि पंजाब की तारीख में वो कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 130 नेशनल असेंबली की, उससे ज्यादा रिकॉर्ड धांधली नहीं हुई है। तो जब इनका जो बब्बर शेर है उसका ये हाल है कि वो हारा हुआ है बुरी तरह, तो बाकी बिल्ले बागड़ बिल्लो उनका क्या हशर हुआ होगा, आपने कभी सोचा है? वैसे तो हम नहीं कहते कि खाली 17 सीटें इनकी हैं, 17 से ज्यादा तो इनकी हैसियत भी नहीं रही। अच्छा महमूद अशरफ साहब, अभी बातें हो रही हैं कि दिसंबर में कोई पीटीआई के पुराने चेहरे जो हैं वो पीटीआई में वापस आने वाले हैं, वापस ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है ये भी कि हकाइक उसके पस मंजर में कुछ और है। देखिए इस तरह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इमरान खान ने बड़ी क्लियरली कहा है, और एज फार एज इट हैज बीन सेड बाय इमरान खान, आई विल फॉलो दैट थिंग। ठीक है, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि मैं कभी उनके मुंह से डायरेक्ट सुन लूं, लेकिन जो भी मेरे पास आते हैं उनके नाम लेकर कहते हैं, मैं उसको मान लेता हूं कि ये सही होगा। उसमें बाज लोगों की बाज बातों पे शायद मैं जरा कम, बाज पे ज्यादा वो करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा दो चीजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, उनकी फाइलें थी, या उनकी कोई इस किस्म की चीज थी जो उनके ऊपर प्रूव करती थी वो क्या कह सकते हैं, बदउनवानी, और वो उसके डर की वजह से छोड़ के चले गए थे। इमरान खान ने साफ कहा हुआ है उनके वापसी का कोई चांस नहीं है। दूसरे वो हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाला गया था, और हर एक इंसान का, आपका मेरा हर एक इंसान का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक हद तक हम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, बाद लोग नहीं कर सकते, बाद लोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने किया उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनका दिल आज भी पीटीआई के साथ धड़कता है, धड़क 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 पीटीआई के साथ धड़कता है। उनके लिए इमरान खान ने कहा है कि वो वापस आएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली उन लोगों को वापस ले लेंगे। अब किन को लेंगे किन को लेंगे उसके पार्टी है, उसने डिसीजन लेना है, वो करेगा। हम उसको सिर्फ लब्बैक कहेंगे, हम उसको सिर्फ लब्बैक कहेंगे। और इस वक्त वाज़े तौर पे अब ये कंफर्म हो चुका है कि तहरीक इंसाफ में उनके पुराने चेहरे वापस ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन फिलवक्त के लिए मुझे और आज के शो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।